નમસ્તે મિત્રો, હું હિંસ્તીપાલ તમે બધા લોકોના ફરીથી સ્વાગત કરું છું. તમે તમારું પ્યારેથી યુટ્યુબ ચેનલ જેએસ ક્લાसेसમાં તમે હું પढ़ाऊँ છું होम साइंस. नमस्कार दोस्तों, मैं हिंस्तीपाल आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस में. प्यारे दोस्तों, आप हमसे पढ़ रहे हैं होम साइंस, जिसमें हम बजट की क्लास कर रहे हैं. बजट की एक क्लास कंप्लीट हो गई है और आज हमारी बजट की दूसरी क्लास है. तो मैंने जो अभी पहले लैंग्वेज बोली है तो आपको बताना है वो कहाँ की भाषा है. तो प्यारे दोस्तों, हम आज बजट की दूसरी क्लास लेकर आए हैं. बजट क्या? बजट एक हमारे परिवार का आर्थिक मामला है, या फिर कह लीजिए आर्थिक स्थिति को ही हम बजट कहते हैं, जिसमें हम आय और व्यय तथा बचत को शामिल करते हैं. आय और व्यय बचत को मिलाकर जो हम बजट तैयार करते हैं उसे ही हम बजट कहते हैं. बजट हमारा एक सप्ताह, एक माह, 6 माह या फिर 1 साल के लिए तैयार किया जाता है. तो मैंने आप देखिए मार्शल ने क्या बताया था. मार्शल ने बताया था कि बजट एक हमारा पूर्व अनुमानित या कह लीजिए कि अनुमानित खर्चा या व्यय है. कैसे कि पूर्व अनुमानित में हमने क्या खर्च किया है, कितना बचा था, तो अब हम इस समय जो कर रहे हैं उसमें हम कितना खर्च करें जो कि हमारे पास शेष धन रह जाएगा. तो प्यारे दोस्तों, आज हम आगे क्लास पढ़ाएंगे जिसमें हमारे पिछली क्लास में हमारे लाभ चल रहे थे. तो 2 लाभ हो गए थे. पहला लाभ हमारा था गृहिणियों को लाभ, दूसरा था हमारा अर्थशास्त्रियों को लाभ. आज हमारा है सरकार को लाभ, समाज सुधारक को लाभ. तो प्यारे दोस्तों, आज हम जानते हैं कि समाज सुधारक को लाभ किस प्रकार से पड़ता है. आप यहाँ पे हेडिंग लिख लीजिए, समाज सुधारक को लाभ. देखिए प्यारे दोस्तों, इसमें समाज सुधारक को लाभ, समाज सुधारक को हमारे बजट के अंतर्गत क्या क्या लाभ आते हैं वो चलिए हम जानते हैं. तो पहला हमारा हो जाएगा गरीबों तथा पीड़ित वर्गों की गरीबी दूर करना. देखिए, गरीबों तथा पीड़ित वर्गों, गरीब जो है और जो पीड़ित हैं, किस चीज से पीड़ित कह लीजिए, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, किस चीज से पीड़ित. तो वो जो पारिवारिक मतलब जो समाज में रह रहे हैं लोग, उनको क्या है, जो वो पीड़ित हैं, गरीबी से वो पीड़ित हैं बेचारे लोग जो हैं हमारे समाज के अंतर्गत. तो बजट जब बनता है, बजट से हमारे जो समाज सुधारक हैं उनको क्या है, गरीब तथा पीड़ित लोगों की जो गरीबी होती है उसमें उनकी गरीबी को दूर करने में सहायता मिलती है. वो उनकी गरीबी को आसानी से दूर कर सकते हैं. किससे? यदि हम बजट को तैयार करते हैं तो बजट में जो शेष धन बचता है उससे क्या होता है, जो हमारे समाज में रह रहे गरीब पीड़ित लोग हैं उनकी गरीबी को दूर किया जा सकता है. एक इनको ये लाभ मिल जाता है. दूसरा हम देखेंगे, दूसरा लाभ क्या मिलता है, सामाजिक स्तर पर सुधार. सामाजिक स्तर पर सुधार. तो प्यारे दोस्तों, सामाजिक स्तर पर सुधार कैसे होता है, इनको किस प्रकार से लाभ मिलता है समाज सुधारक को. जब समाज के अंतर्गत लोग बजट बनाएंगे तो वो अपनी बचत का भी ध्यान रखेंगे. जब बचत का ध्यान रखेंगे, जितनी उनकी इनकम आएगी उतना उससे कम हम खर्च करेंगे और उसमें कुछ ना कुछ बचा के रखेंगे. तो उसमें क्या होता है, जो सामाजिक स्तर होता है वो ऊंचा उठता है, जो वो ऊंचा रहता है. हमारा सामाजिक स्तर जो होता है वो ऊंचा रहता है, जिससे क्या उसमें सुधार आता है, जिससे हमारे सामाजिक स्तर में सुधार आता है. तीसरा हमारा लाभ हो जाएगा समृद्ध व्यक्तियों
का बचा हुआ धन। अब हम बात करेंगे समृद्ध व्यक्तियों का बचा हुआ धन। देखिए, हमारे समाज में कई ऐसे व्यक्ति रहते हैं जो पूर्ण रूप से समृद्ध हैं, उनके पास धन भी है, घर भी है, मकान भी है और जो वो चाहे वो कर सकते हैं, उनके पास पर्याप्त मात्रा में सब कुछ है। तो वो क्या करते हैं, जो समृद्ध व्यक्ति होते हैं जिनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है, वैसे तो देख लीजिए कि व्यक्ति के पास वो पूरी लाइफ दुखी ही रहता कि मेरे पास ये, अगर उसको चाहिए कि मुझे साइकिल चाहिए, साइकिल मिल गई तो वो कहेगा मुझको बाइक चाहिए, बाइक मिल गई तो कार मिल गई, तो ऐसे ऐसे उसकी इच्छाएं बढ़ती रहती हैं। इसीलिए कभी जितना आपके पास है उतने में आप खुश रहने की कोशिश करें। तो समाज सुधारक जो है वो क्या करते हैं, जो समृद्ध व्यक्ति अपना बजट बनाते हैं, उनसे क्या करते हैं, व्यक्तियों का जो बचा हुआ धन होता है तो वो क्या करते हैं, गरीब तथा जो राष्ट्र होता है उसके निर्माण में लगा देते हैं, उनको एक ये लाभ प्राप्त होता है। चलिए चौथे पॉइंट की हम बात करते हैं। एक क्या होता है, गरीबों के शोषण को रोकना तथा स्थिति में सुधार। देखिए क्या होता है, गरीब के शोषण को रोकने। गरीब के शोषण क्या होता है, जो गरीब बेचारे उत्पीड़न लोग होते हैं उनका शोषण किया जाता है कि किस प्रकार से उनको तंग किया जाता है, उनको सताया जाता है। देखिए, सब अमीर सब होना चाहते, गरीब कोई नहीं रहना चाहता है। तो जो गरीब लोग होते हैं, खास करके जो गरीब लोग होते हैं उनको जो आप लोगों ने देखा होगा, कई जो होते हैं अच्छे परिवार से, कोई आती कह लीजिए कि कोई ज़्यादा घमंडी होता है, उसके पास धन होता है, तो क्या करता है उस गरीब लोगों को सताता है, गरीब लोगों को वो क्या करता है, सताता है। यदि वो गरीब लोग जो होते हैं वो यदि अपना बजट तैयार करते हैं तो उनके क्या शोषण को उनको रोका जा सकता है तथा स्थिति में उनकी सुधार आ सकता है। ये किसका, समाज सुधारक को भी एक क्या लाभ मिलता है। समाज सुधारक का कर्तव्य होता है कि वो अपने समाज को सही शुद्ध बनाए रखे। तो गरीब के शोषण को रोकना तथा उनके स्थिति में सुधार लाना। अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा, पांचवा पॉइंट जो है वो हमारा हो जाएगा संपन्न व्यक्तियों को अनावश्यक खर्चों के लिए रोकने के लिए प्रोत्साहित करना। देखिए होता क्या है, जो संपन्न व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, उनके पास सब कुछ होता है तो वो क्या करते हैं, अनावश्यक खर्चे होते हैं उनको बढ़ाने लगते हैं। जब वो उनको बढ़ाने लगते हैं अनावश्यक खर्चों को, तो क्या होता है मेरे दोस्तों, तो उनको क्या है, उनको रोकना चाहिए। उनको अनावश्यक जो वो खर्च कर रहे हैं उनको रोकथाम करनी। सपोज कीजिए आपके पास हर चीज़ पर्याप्त मात्रा में है, तो आपको अनावश्यक चीज़ ना लेकर किसी ऐसे गरीब, ऐसे असहाय व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए जिसको आपकी ज़रूरत है, आपके सहारे की ज़रूरत है। तो क्या होता है, आजकल क्या होता है, वो सहायता ना करके अपने जो है उससे और भी अधिक लेने की कोशिश करते हैं। और कई ऐसे व्यक्ति हैं जो कई ऐसे संस्कारी व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं, अपना सीमित खर्चा करके उतना धन बचा के या फिर कह लीजिए उतनी वस्तुएं बचा के औरों में बांट देते हैं, जिससे कि उनको क्या होता है, जिससे कि हमारे समाज में सुधार आता है और क्या होता है, जो गरीब व्यक्ति होते हैं उनको बहुत सारी हेल्प भी मिलती है, जिससे वो उनको कई सारी दुआएं देते हैं। तो हमारे बजट के अंतर्गत ये भी आता है कि हमें जो संपन्न व्यक्ति हैं, जो समृद्ध व्यक्ति हैं, उनको अनावश्यक खर्चों
खर्चों को करने के लिए, कम करने के लिए उनको प्रोत्साहित करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि आप इतना बेफजूल में, कह लीजिए कि बेफजूल का खर्चा ना करें। चलिए अब हम आपको बताएंगे, ये आपके हो गए 5 पॉइंट, ये हमारे 5 पॉइंट हो गए समाज सुधारक को लाभ। तो आप लोगों ने जाना बजट के अंतर्गत जो लाभ आते हैं वो समाज सुधारक को किस प्रकार से हमारे बजट द्वारा लाभ प्राप्त होते हैं। चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे। आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हम जानेंगे कि सरकार को क्या क्या लाभ होते हैं हमारे बजट से। तो आप हेडिंग लिख लीजिए यहाँ पे, सरकार को लाभ, सरकार को लाभ। फिर दोस्तों हम बात कर रहे हैं कि सरकार को लाभ, क्या क्या लाभ होता है। बजट जो है उसको सरकार को क्या लाभ होता है, यदि हम बजट बनाते हैं तो उसको सबको लाभ होता है, हमको भी। हम अक्सर कहा ज़्यादातर क्या होता है, हमें ही लाभ होता है। हम अपना बजट तैयार करेंगे अच्छे से, उसको सुनियोजित ढंग से अच्छे से बनाएंगे बजट को कि हमें कितना खर्च करना है, कितना बचाना है, कितनी हमारी इनकम आती है, कितना कमाते हैं, कितना फिजूल खर्च करते हैं, कितना फिजूल खर्च नहीं करना है। तो देखिए सर्वप्रथम इसको सरकार को जो लाभ है वो क्या होगा, उनको हो जाता है आम जनता की आर्थिक स्थिति का ज्ञान। देखिए प्यारे दोस्तों, आम जनता की आर्थिक स्थिति का लाभ, जो सरकार होती है, जो हम बजट बनाते हैं, बजट से क्या होता है, सरकार को इस चीज का पता चलता है कि हमारी जो आम जनता है वो किस प्रकार से आर्थिक स्थिति में वो चल रही है, उसकी आर्थिक स्थिति किस प्रकार से है, उसका सरकार को हम लोगों की आर्थिक स्थिति का पता चलता है, ज्ञान होता है। दूसरा हमारा पॉइंट है देश की आर्थिक स्थिति समझना, देश की आर्थिक स्थिति समझना तथा देश की आर्थिक स्थिति को समझना व बचत योजनाबद्ध लागू करने में सहायक। एटलीस्ट होता क्या है मेरे दोस्तों, देश की आर्थिक स्थिति समझना। जो हम बजट बनाते हैं, बजट से क्या होता है, जो सरकार होती है, सरकार क्या करती है, सरकार अपने देश की आर्थिक स्थिति को समझती है, उसको समझना पड़ता है। जब बजट तैयार होता है तो उसको समझना पड़ता है, तो वो अपनी जो हमारे देश की आर्थिक स्थिति चल रही होती है उसको समझना तथा कर व बचत योजनाबद्ध लागू करने में सहायक। तो वो कर कह लीजिए, जितना हम उसको कर्ज, जिसको कर बोलते हैं, वो जो कर है उसको हम कर्ज बोलते हैं। तथा बचत योजनाबद्ध, कर जो हम लेते हैं, दूसरों से कर लेते हैं, यानी कि जो कर्ज लेते हैं उसको, तथा बचत जो बचत होती है उसको योजनाबद्ध लागू करने, मतलब योजनाबद्ध। देखिए हम किसी चीज़ की यदि योजना बनाएंगे, उसको पूर्ण रूप से तैयार करेंगे अच्छे से, तो आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपका जीवन अच्छे तरीके से बीतेगा, ठीक है, व्यतीत होगा। लागू करने में सहायक मिलती है, उनको सहायता होती है, किसको, सरकार को, किसके द्वारा, बजट, जो हम बजट बनाते हैं उसके द्वारा। अब हमारा जो तीसरा पॉइंट आएगा वो क्या कहता है, देखिए सरकार को भोग विलास की वस्तुओं
वस्तुओं पर अधिक कर लगाना। फ्रेंड्स, होता क्या है, सरकार को भोग विलास जो हमारे खाने योग्य चीजें हैं उसको क्या करता है, सरकार क्या करती है, उसको भोग विलास जो वस्तुएं होती हैं उन पे क्या कर लगाना, उनको उस पे भी क्या करते हैं, कर लेती है कि टैक्स लगाते हैं। वस्तुओं पर अधिक कर लगाना, वो ज्यादा से ज्यादा उस पर कर लगा देते, जिससे क्या होता है, जब भोग विलास की जो वस्तुएं वो हम खरीदेंगे, इस पे जो कर लगा होगा उसको हम भुगतान करेंगे, उससे किसको लाभ मिलेगा, उसको हमारी सरकार को क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। चलिए हमारा चौथा पॉइंट आता है हानिकारक वस्तुओं पर प्रतिबंध। सरकार का एक ये भी कार्य होता है, क्या होता है, प्रतिबंध। सरकार को क्या करना चाहिए, जो हानिकारक वस्तुएं हैं उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। जैसे वाइन हो गई, सिगरेट हो गई, तंबाकू वगैरह इत्यादि, अफीम वगैरह ऐसी चीजें हैं जिसपे क्या है, हमारी सरकार को रोक लगाना चाहिए कि इससे क्या होगा, इससे हमारे जो बजट में है वो लाभ मिलेगा और उससे बचत ज़्यादा होगी और हमारे समाज के लोग कम बीमार पड़ेंगे, कम उनकी लाइफ अच्छे से स्वस्थ हो रहेंगे, तो अच्छे से वो अपनी लाइफ भी व्यतीत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए हानिकारक वस्तुओं पर रोक लगानी चाहिए। जो हानिकारक वस्तुएं हैं सेवन करने वाली, उन पे रोक लगानी चाहिए। अधिकतर जो समाज में रह रहे लोग हैं वो उसका सेवन ना करें, ठीक है, उसका सेवन ना करके वो अच्छी वस्तुओं का सेवन करें, जो हमारे खाने योग्य हैं उसका सेवन करें। और क्या है, अनावश्यक देखिए हानिकारक पदार्थों पे तो वस्तुओं पे तो रोक लगानी ही चाहिए। और क्या है, जो अनावश्यक खर्चे हैं, जो अनावश्यक वस्तुएं हैं, अनावश्यक खर्चे हैं, उन पे भी रोक लगानी चाहिए। जैसे कि कह दिया हमारे पास ऑलरेडी 3-4 कलीजे की सैंडल या स्लीपर वगैरह हैं, तो हमें और लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, जैसे कि कह लीजिए कपड़े वगैरह हैं और शूज वगैरह हैं, और कह लीजिए कि जो मेरे पास ऑलरेडी से चीज़ है और अनावश्यक जो हमें आवश्यक भी नहीं है उसको भी हम खरीद रहे हैं, तो उस पर क्या है, उस पर भी सरकार को रोक लगानी चाहिए, जिससे कि सरकार को ही लाभ मिलेगा, जब सरकार को लाभ मिलेगा, ठीक। अब हम अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, नंबर 5 पे। नंबर 5 हमारा है समाज को बचत के लिए प्रोत्साहित करना, सामाजिक प्रोत्साहित करना तथा सामाजिक कार्य में वृद्धि करना। क्या करना फ्रेंड्स, होता क्या है, हमारी सरकार को चाहिए कि जो समाज है, हमारा जो समाज है उसमें क्या, उसको बचत के लिए प्रोत्साहित करना, उसको बताना, उसको जनाना, उसको ज्ञात कराना, जो वो भूले बिसरे पड़े हुए हैं उनको याद कराना, उनको ज्ञात कराना कि देखिए आप जो प्रेजेंट टाइम में जी रहे हैं या फिर पास्ट टाइम में जी चुके हैं, आपका इतने में ही लाइफ आपकी एंड नहीं होती, आपका फ्यूचर भी आने वाला है, तो आप फ्यूचर के लिए क्या सेविंग करके रखें। उसके लिए हमारी सरकार को क्या मोटिवेट करना चाहिए जनता को कि वो अपना फ्यूचर बनाने के लिए बचत अवश्य करे। और क्या होता है, प्रोत्साहन तथा सामाजिक कार्य में वृद्धि, तथा जो सामाजिक कार्य होता है उसमें वृद्धि होती है, उसमें वृद्धि करना, सामाजिक कार्य में वृद्धि करना। ये आपके हो गए हैं 5 पॉइंट। और अगला पॉइंट हम है बताते हैं आप लोगों को कि अगला पॉइंट इसका क्या है। आपके 5 पॉइंट क्लियर हुए, मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोगों ने ये अच्छे से समझ भी लिए होंगे। अब हमारा आता है छठा पॉइंट। छठा पॉइंट हमारा क्या है, तो वो हमारा है पारिवारिक बजटों
बजटों के आधार पर बजट तिथियों के निर्धारण करने में सहायता मिलती है। तो फ्रेंड, होता क्या है, हमारी जो सरकार है उसको चाहिए कि पारिवारिक बजटों के आधार पर जो सरकार का अनुदान की तिथियों के निर्धारण करने में सहायता मिलती है। जब हम बजट तैयार करते हैं, जब समाज में बजट तैयार होता है तो सरकार को क्या करता है, उसको जो कह लीजिए कि क्या, जो उसके जो अनुदान है, अनुदान के लिए सरकार को अनुदान जो दिया जाता है, जो सरकार होती है उसको तिथि को निर्धारण करने में इसको सहायता प्राप्त होती है, इसको सहायता मिलती है कि किस प्रकार से हम अपना बजट में बचाए गए बचत में वो किस प्रकार से अपना अनुदान ले सकती है, जनता द्वारा ग्रहण कर सकती है, वो उन तिथियों को निर्धारित करने में उसको सहायता मिलती है हमारी सरकार को। तो प्यारे दोस्तों, ये आपके हो गए सरकार को लाभ। हमारी बजट से सरकार को किन किन चीज़ों से क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से जो हमारा बजट है वो बनाने में सिद्धांत, जो हमारा परिवार है, पारिवारिक बजट बनाने के सिद्धांत आपको हम बताते हैं किस प्रकार से हैं। यहाँ पे लिखिए पारिवारिक बजट बनाने के सिद्धांत। देखिए प्यारे दोस्तों, पारिवारिक बजट बनाने के सिद्धांत में जो मुख्य रूप से है वो व्यवहारिक तथा सैद्धांतिक इन दोनों पर ज्यादातर बल दिया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हम उसका सिद्धांत बना सकते हैं, अपने परिवार का पारिवारिक बजट का सिद्धांत तैयार करते हैं। तो नंबर 1 पर हम आप हेडिंग डालेंगे आय का अनुमान। आय का अनुमान। देखिए प्यारे दोस्तों, जो हम आय का अनुमान लगाते हैं, हम अपना बजट बनाते हैं। ठीक, बजट के अंतर्गत हम यह सोचते हैं कि हम यदि इतना खर्च करेंगे तो जो हमारी आय है, जो हमारी इनकम है, जहाँ से हमें धन प्राप्त होता है और जिस प्रकार से हम खर्च करते हैं उसमें कितना जो हमारी आय है वो कितनी आ रही है और कितना हम खर्च कर रहे हैं। होता क्या, देखिए, वेतन, किराया, खेती, लघु उद्योग, ये ऐसे साधन है जहाँ से हमें आय की प्राप्ति होती है, जहाँ से हमें धन की प्राप्ति होती है। जैसे कि वेतन कह लीजिए, वेतन उसको कहते हैं जो हम महीने की कमाई में कमाते हैं, या फिर जो मजदूरी होती है वो दिन में सुबह की शाम को रुपए मिलते, वो भी एक हमारा वेतन ही होता है। और कह लीजिए कि किराया किससे, जो कि हमारे पास मकान है, उसमें कई बाहर के लोग आए हैं जो हमारे मकान में रह रहे हैं, उनसे हमें महीने वेतन कह लीजिए किराया लेना है, यानी कि धन अर्जित करना है। और हमारा तीसरा खेती में क्या होता है प्यारे दोस्तों, खेती में हम महीने का ब्याज कह लीजिए या फिर कह लीजिए धन हम उससे नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि उसमें हमारा 6 महीने या फिर कह लीजिए साल भर में हमें धन की प्राप्ति होती है। लघु उद्योग क्या होता है, जैसे व्यवसाय करते हैं गांव में हमारे छोटे छोटे उद्योग करके, जैसे कि सब्जी बीन के, कटोरिया बुन के, अचार बना के, पापड़ बना के और सब्जी वगैरह का व्यवसाय करके, कपड़े बेचकर, इत्यादि छोटे छोटे ऐसे उद्योग हैं जिनसे हमें धन की प्राप्ति होती है। तो आय का अनुमान, उससे हमें आय का अनुमान
लग जाता है। आई होप आप लोगों को यह हेडिंग अच्छे से समझ में आएगी। अब चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरी हेडिंग पे। तो दूसरी हमारी हेडिंग हो जाएगी आवश्यकताओं को, लिख लीजिए, आवश्यकताओं को तीव्रता से क्रम में वर्गीकरण होता क्या, जो आवश्यकताएं हमारी होती है, तो आवश्यकताएं हमारी कितने प्रकार की होती है पहले दोस्तों? तो आवश्यकताएं जो होती हैं हमारी वो होती हैं 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती हैं? पहली हमारी है अनिवार्य आवश्यकता, दूसरी हमारी है आरामदायक आवश्यकता, तीसरी हमारी है विलासिता आवश्यकता। चलिए हम ये लिख लेते हैं यहाँ पे। पहली हमारी है अनिवार्य आवश्यकता, दूसरी हमारी है आरामदायक आवश्यकता, तीसरी हमारी है विलासिता आवश्यकता। देखिए सबसे पहले हमारी अनिवार्य आवश्यकताओं के बाद आती है हमारी आरामदायक आवश्यकता। जो अनिवार्य रूप से हमारी चाहिए होती हैं आवश्यकताएं, वो उनको ही हम कहते हैं अनिवार्य आवश्यकताएं। जैसे कि खाना, पानी, रोटी, मकान वगैरह रहने के लिए, ठीक। और आरामदायक आवश्यकता, उसके बाद आती है हमारी आरामदायक, जिससे हमें आराम मिलती है। आरामदायक यानी कि जो हमारे जीवन में आरामदायक आवश्यकताएं होती हैं। तीसरी हमारी आती है विलासिता आवश्यकता, तीसरी हमारी हो जाएगी विलासिता आवश्यकताएं। चलिए अब हम तीसरी हेडिंग की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि तीसरी हेडिंग जो है हमारी वो किस प्रकार से। तो तीसरी हमारी हो जाएगी हेडिंग आकस्मिक तीसरी हमारी हो जाएगी आकस्मिक आवश्यकता आवश्यकता की पूर्ति, आवश्यकताओं की पूर्ति के सिद्धांत। देखिए अब दोस्तों होता क्या है, हम यदि बात करें आकस्मिक, मैंने आपको बताया था आकस्मिक यानी कि अचानक जो घटना अचानक से घटित होती है उसी को हम आकस्मिक घटना कहते हैं या फिर आकस्मिक घटना कहते हैं। जैसे कि आकस्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति के सिद्धांत, आवश्यकताओं की पूर्ति के सिद्धांत कैसे? देखिए आकस्मिक कह लीजिए कि हमारे घर में नज़दीकी विवाह होना, या फिर कह लीजिए कि कोई ऐसी दुर्घटना घट जाना जिससे कि हमें धन की आवश्यकता पड़ सकती है। और कई ऐसी आकस्मिक कह लीजिए अचानक से आने वाली जो घटना है जिसका हमें फ्यूचर के बारे में कोई भी ज्ञान ना हो, जिसका हमें बिल्कुल ही ज्ञात ना हो कि ये घटना हमारी लाइफ में घटित हो सकती है, आ सकती है, तो उसी को हम आकस्मिक कहते हैं। तो जो हमारा बजट होता है वो हमें उससे क्या करते हैं, जो आय आती है उसको व्यय करते हैं, इसमें हम सेविंग करते हैं, बचाते हैं। तो जो बचाया गया धन होता है वही हमारी आकस्मिक घटनाओं में काम आता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को ये 3 पॉइंट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले चौथे पॉइंट में। चौथा, सदस्यों की रुचि का ध्यान। देखिए दोस्तों होता क्या है, जब हम बजट बनाते हैं समय हम क्या करते हैं, अपने जो फैमिली मेंबर होते हैं उनकी रुचियों का ध्यान रखते हैं कि उनको किस चीज़ में रुचि है,
तो हम उनकी रुचियों को ध्यान में रखकर ही अपना बजट तैयार करते हैं। यदि हम सारे लोगों को अपने जो फैमिली मेम्बर्स हमारे हैं उनको उनकी रुचि जो है वो किस में कितना इंटरेस्ट लेते हैं, उस चीज़ों को ध्यान में रखकर जो हम बजट तैयार करते हैं तो हम सफलतापूर्वक उसमें सफल होते हैं और हमारा फैमिली में किसी भी प्रकार की अनबन नहीं होती है। तो देखिए होता क्या है, मुख्य रूप से हमारे जो फैमिली होती है उसमें ज़्यादातर की लेडीज़ जो हमारी माँ होती, भाभी होती है, उन पर ही सारा घर डिपेंड होता है। मतलब होता क्या है कि घर में उनको ही पता होता है कि किसको किस चीज़ की किस समय क्या ज़रूरत पड़ सकती है ना। चलिए अब आप लोगों को ये 4 पॉइंट अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब हम पढ़ते हैं 5वें पॉइंट पे। 5वां पॉइंट हमारा है मासिक बजट। मासिक बजट बनाते समय वार्षिक बजट का ध्यान रखना। तो फ्रेंड्स होता क्या है, जो मासिक देखिए हम मासिक जो बजट बनाते हैं उसमें क्या होता है, जो हम मानसिक कह लीजिए मासिक में क्या होता है, जो हम जैसे रोजमर्रा की जो चीज़ें यूज करते हैं वो हम मासिक तो बजट बना लिया आपने कि एक लिस्ट बना के तैयार की कि हमारे महीने का खर्चा इतना हो जाएगा। और इसमें क्या होता है, हम जब अपने मासिक जो महीने का जो बजट बनाते हैं उसमें हमें यह नहीं बोलना चाहिए कि जो हम पूरे साल भर का बजट है वो किस प्रकार तैयार करते हैं। जैसे कि फसल पे ही फसल हमें मिलती है, जैसे गेहूं पर ही गेहूं जो है वो गेहूं की जो फसल कटेगी तभी तो हमें गेहूं प्राप्त होगा। तो हमें मासिक बजट बनाते समय हमें यह सूझबूझ या ध्यान में रखना चाहिए कि हम वार्षिक बजट को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि फीस हो गई, स्कूल ड्रेस हो गई, ये इत्यादि चीज़ जो होती हैं वो हमें ध्यान रखने योग्य होती हैं। तो चलिए अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला पॉइंट इसका क्या होगा। तो 5 पॉइंट आप लोगों ने अच्छे से क्लियर किए हैं। अब हम 6ठे पॉइंट पे कहते हैं कि पुराने बजट का ज्ञान। तो फ्रेंड्स होता क्या है, देखिए पुराने बजट का ज्ञान हमें क्यों जरूरी होता है, क्यों हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है पुराने बजट का ध्यान रखना। हम जो अगला बनाएंगे, न्यू बनाएंगे उसको ही रखेंगे, उसको याद रखेंगे। क्यों याद रखेंगे, क्यों हमें पुराने बजट का ध्यान रखना होता है, क्योंकि हमें पुराने बजट में देखते हैं कि पास्ट में जो महीना गया है इसमें हमने क्या क्या जो अनावश्यक चीज़ें हैं या फिर फालतू के बेफजूल खर्चे हमने कितने किए हैं, तो हमें उससे पता चला। जब हम अपना नया बजट प्रेजेंट टाइम में जो अपना नया बजट बनाते हैं तो हम पास्ट टाइम का बजट याद करते हैं कि उसमें हमारा क्या क्या जो है वो फिजूल खर्च हो गया था। तो इस बार हम इतना बजट बनाएंगे कि हमारा जो आने वाला फ्यूचर है उसमें थोड़ा सा सेविंग हो जाए, थोड़ा सा बच जाए। ये नहीं कि फिजूल खर्चे के चक्कर में, दिखावट के चक्कर में हमारा जो आने वाला फ्यूचर है वो भी हमारा नष्ट हो जाए, यानी कि उसके लिए कुछ ना बचे। तो नष्ट ही समझो, जब कुछ बचेगा नहीं, जो हम कुछ सेविंग नहीं करेंगे तो आने वाला फ्यूचर क्या कैसे, तो प्लानिंग करनी पड़ती है। हर चीज़ की प्लानिंग के हिसाब से चलोगे ना तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो हमें पुराने बजट का ध्यान रखें, चाहे वो घर हो, आपका ऑफिस हो, आपका बिजनेस हो, कोई भी चीज़ हो, अदरवाइज कहीं भी आप कुछ भी कर रहे हो आपको प्लानिंग के साथ हर चीज़ करनी चाहिए। तो हमारा हो गया पुराने बजट का ज्ञान। अब हमारा आता है नंबर 7 में हमारा क्या होता है, शिक्षा व मनोरंजन। शिक्षा व मनोरंजन कैसे, देखिए शिक्षा व मनोरंजन। अब हम अपने बजट को जब बनाते हैं तो अब हम ये भी याद रखते हैं कि शिक्षा किस प्रकार से, देखिए जो हमारी फैमिली होती है उसके अंतर्गत जो शिक्षित व्यक्ति यानी कि जो शिक्षा एजुकेशन ग्रहण कर रहे होते हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं, तो हमें पता होता है कि उनको महीने में कॉपी किताब पेन चाहिए, या फिर 6 महीने या फिर 2 महीने में, या फिर सप्ताह कब, तो उसका भी हमें उस बजट के अंतर्गत उसका भी खर्च डालना चाहिए कि हमारा इतना शिक्षा में जाएगा और इतना हमारा मनोरंजन में चला जाएगा। जैसे कि हम टीवी वगैरह चलते हैं उसका रिचार्ज होता है, फ़ोन का रिचार्ज होता है, और
और इत्यादि ऐसी चीजें होती हैं जिनका हम प्रयोग अपने मनोरंजन के लिए करते हैं। तो शिक्षा व मनोरंजन को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। अगला हमारा पॉइंट है बचत। देखिए पहले दोस्तों, बचत किस प्रकार से हम बजट बनाते हैं, तो उसमें से हर चीज को समान रूप से या फिर जितनी जिसकी आवश्यकता होती है उतना हम उसको खर्च करते हैं, उतना हम इसको बजट बनाते हैं कि कितने रुपए में किस चीज की पूर्ति होगी। तो प्रत्येक में हमें 10% की बचत करनी चाहिए। कितनी? 10% की जब हम बचत करेंगे तो हमें क्या है, हमारे बजट में सहायता मिलेगी, हमारी फैमिली मेंबर खुश रहेंगे। यानी कि जब बचत होगी तो वो हमारे फ्यूचर में आकस्मिक घटना में काम में आ सकती है। चलिए प्यारे दोस्तों, अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं और आपको बताते हैं अगला पॉइंट इसका। आप इसका अगला पॉइंट डाल लीजिए, पॉइंट नंबर 9। क्या होता है बजट में लचीलापन। लचीलेपन की व्यवस्था। फ्रेंड होता क्या है लचीलेपन? देखिए हम हम कोई भी चीज बनाते हैं, कुछ भी चीज बनाते हैं, उसमें क्या होता है, हमें लचीलेपन की, हम हर चीज को कठोरता से नहीं ले सकते, किसी भी चीज को कठोरता से नहीं ले सकते। तो क्या होता है, हमें लचीलेपन की आवश्यकता होती है। हमारे बजट में हम ज्यादातर खर्च ना करके समान रूप से खर्च करें, जिससे हमारी सेविंग हो, तो हमारे बजट में उसमें पता चलता है कि किस प्रकार से बजट बनाना कह लीजिए कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बजट बनाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ तक कि जो कि पारिवारिक बजट बनाने के सिद्धांत को हमने प्यारे दोस्तों, आप लोगों को यहाँ तक की क्लास अच्छे से समझ में आई होगी कि किस प्रकार से जो हम अपना पारिवारिक बजट बनाने के जो सिद्धांत होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं। मैं आप लोगों से यह उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक की अच्छे से क्लास में समझ में आई होगी। हम आप लोगों से एक ही बात कहना चाहते हैं कि आप लोग अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। और क्या है, होता क्या, हम अपनी क्या थोड़ी सी कोशिश करते हैं आपको समझाने की, आपको अपने तरीके से बताने की कि किस प्रकार से हो सकता है कि हम अपने तरीके से आप लोगों को बताएं, जिस प्रकार से आपको अपनी पढ़ाई में हेल्प मिलती है। ये वीडियो हम लोग के पास के जो कि क्लास 6 से लगा के BA लेवल तक जहाँ पर भी बजट आती है, आप वहाँ ये होम साइंस की क्लास है, आप जितना चाहें उतना उसको शेयर करें आगे और आगे बढ़ाएं, जिससे कि हमारा चैनल है वो आगे बढ़े और उन्नति की ओर बढ़ सके। फ्रेंड्स, ફરીથી મળીએ મેં નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યારે ટાઈમ માટે મારું અને તમને બધા લોગાણા ध्यान રાખો जा। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने लोगों का ध्यान रखें। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।